जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी जो कि स्पेशल है 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यह पेपर बनाया गया है और इसका पूरा जो है सलूशन दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी स्पेशल और उसके साथ इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। तो 2024 का जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का, तो 70 नंबर का आपके पेपर होगा। 30 नंबर का जो है इंटरनल होता है जो कि आपके कॉलेज द्वारा दिया जाता है, आपको जानकारी तो होगी ही। और इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट जो है टोटल समय दिया जाता है। और इंस्ट्रक्शंस में जो है आपको दिया जाता है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है और जिनमें खंड आ में जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर जो है हमारे शीट पर देना होता है। और खंड आ के लिए जो है 1 घंटे होता है और खंड बा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। और खंड बा जो होता है वह वर्णनात्मक होता है, यानी लिखित रूप में होता है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख जो है उनके अंक लिखे हुए रहते हैं। तो चलिए अब सलूशन देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 होते हैं, उनके उत्तर देख लेते हैं। तो यह जो है नए मॉडल के आधार पर यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यह पेपर बनाया गया है आपके लिए खासकर। तो पहला प्रश्न देखिए कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वह छायावादी युग की यानी कि शुक्ल युग की लेखिका हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वह सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो जो 11 वर्ष का समय है यह कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो गुनाहों का देवता जो है वह धर्मवीर भारती की रचना है। किनकी है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। उसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर युग की समयावधि क्या है, यानी कि छायावादोत्तर जो है वह कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर ऑप्शंस आपके छायावादोत्तर यानी कि 1936 से या फिर 38 से जो है 1947 तक की जो समयावधि है उसको छायावादोत्तर कहा जाता है या शुक्लोत्तर कहा जाता है। तो यहाँ 1936 या 38 से कोई ऑप्शंस ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस है। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो हैं यह आत्मकथा विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय की। ठीक, मधुशाला जो है किस युग की रचना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो मधुशाला जो है वह प्रगतिवादी युग की रचना है। ठीक है, कब की है? तो प्रगतिवादी युग की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य किसकी रचना है। तो साकेत महाकाव्य जो है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका जो है वह केशवदास की रचना है। ठीक है, किसकी है? तो केशवदास की रचना है। उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल की समयावधि या समय सीमा कब से कब तक है। तो आपके ऑप्शंस हैं रीतिकाल के लिए देखा जाए तो 1650 से 1850 तक होती है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वह एकदम सही हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि भूषण किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर जो महाकवि भूषण है यह रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वह एकदम सही हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को जो है कमल के समान जो है बताया गया है, यानी कि भेद रहित आरोप किया गया है इसलिए। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 जो है मात्राओं पर यति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। उसके बाद है कि अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द में आगे लगता है तो अभ्यास, तो अब ठीक है, तो अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो उसके बाद देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में ठीक है, यानी कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो नीला है कंठ जिसका, तो अर्थात शिव भोलेनाथ। तो यहाँ पर जो है तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। यदि बहुब्रीहि समास नहीं होता तो आपका ऑप्शन कर्मधारय समास हो जाता। ठीक, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेह का तत्सम क्या होता है।
तो नेह का तत्सम जो होता है वह स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। यदि तुम पढ़ाई करोगे, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, वाक्य है। तो कैसा वाक्य है? तो जो है यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो यह जो है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर, युष्माकम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो युष्माकम, तो युष्माकम में जो है षष्ठी विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का जो है बहुवचन होता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद प्रश्न है कि कुणाल द्वारा भागा जाएगा, भागा जाएगा यानी किसी द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा निम्न में से कौन सा शब्द है? तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुढ़ापा है यह विकारी शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है? तो विकारी शब्द है। विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके या हो सके, अविकारी जिनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। तो जैसे विकारी में अगर हम बात करते हैं बुढ़ापा की, तो इसका बूढ़ा भी हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापे भी हो जाएगा, बूढ़ों भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं आपकी कौन से हैं? तो विकारी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न की। तो हमारा 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ वर्णनात्मक में देखिए, तो यहाँ 3 प्रश्न होता है। गद्यांश करना हो तो 2-2 नंबर के रहते हैं, 6 नंबर मिलता है गद्यांश पद्यांश दोनों में, ठीक है। तो जो गद्यांश होता है उसके थ्रू 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। एक संदर्भ से रहता है, एक व्याख्या से रहता है और एक गद्यांश के प्रश्न से रहता है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो यह हमारे सामने यह प्रकट करता है कि हम भारतीय संस्कृति पाठ से हैं, ठीक है। कहाँ से? तो भारतीय संस्कृति से यह पाठ लिया गया है, यानी यह गद्यांश लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ क्या हो जाएगा? तो संदर्भ वही है जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इस गद्यांश के, ठीक। और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इतना आप लिख देना, उसके बाद यही पूरा छाप देना, तब भी गलत नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस इतना कर देना कि लेखक कहते हैं कि, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैं तो बस यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में अन्याय और अत्याचारों को फिर से दोहराना नहीं है जिनके द्वारा ये संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के अनुसार बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में जो है लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो मानव को अपने समस्त आर्थिक कार्य जो है वैयक्तिक त्याग, सामाजिक हित, सेवा और कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर ही करना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है, दोनों में से एक करना होता है, 6 नंबर मिलता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मित्र नाम आ गया, तो मित्र आ गया तो जान ही लीजिए, आपको भी पता है कि मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसको किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मित्र के, यहाँ पर लेखक जो कहेगा, यानी कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं, तो मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं, तो यह जो है हमारे मित्रता पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो हमारा गद्यांश है, ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते हैं। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने मोटे छोटे जो है काम तो निकालवा लेते हैं लेकिन जो है हृदय में कहीं उसके लिए घृणा का भाव समाया होता है, ठीक, तो उससे जो है हम अपना मित्र कभी नहीं कह सकते हैं। तो यह जो है आपको वर्णन कर देना है इसका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जो है मित्र किसे नहीं कहा जाना चाहिए। तो वही मित्र किसे नहीं कहा जाना चाहिए, तो लेखक के अनुसार जो है किसे नहीं कहा जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, लेखक के अनुसार मित्र उसे नहीं कहा जाना चाहिए जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें परंतु जो है जिससे प्यार हम करें ही ना, ठीक है, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहें लेकिन उसके भीतर ही भीतर क्या करते रहें, घृणा करते रहें, तो उसको जो है मित्र नहीं कहा जाना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है
यह पद्यांश से है। किससे है? तो पद्यांश से है। तो दो पद्यांश होता है, इनमें भी अब प्रश्न आने लगा है। पहले तो केवल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य संदर्भ लिखना होता था, अब जो है प्रश्न आने लगा है इसके पहले वाले साल से, यानी कि 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ प्रश्न के थ्रू हुआ। ये बहुत आसान हो गया, सरल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधार शाने, सयानी है जानी की जानी भली, तिरछे करी नैन दें शैन तिन्हें समझाई, कछु मुस्काई चली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो यह जो है आपके कहाँ से लिया गया है? तो तुलसीदास की वन पथ पर से लिया गया है। जब जो है सीता राम और लक्ष्मण जो है वन को जाते हैं तब का ये पद्यांश है। और वन पथ पर जो है वह अयोध्या कांड से लिया गया। अयोध्या कांड कहाँ से लिया गया है? तो कवितावली से लिया गया है। ठीक, अब इसका जो संदर्भ है, इसका संदर्भ बात करते हैं तो वही है, ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के जो है वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी मूल रचना जो है वह कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और इसके रचयिता जो हैं तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ध्यान दीजिए, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने जो है सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर जो है सीता जी समझ गई कि वे स्त्रियां उनसे क्या पूछना चाहती हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गई कि वे प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। ठीक है, और जो है वह तब वो सीता ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे डाला। ठीक, चलिए, और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको जान लेना है अलंकार कैसे क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हर एक पद्यांश में जो है अनुप्रास अलंकार कंपलसरी होता है। देखा जाए तो यहाँ देखिए, सुन सुंदर बैन सुधार शाने अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जानकी जानी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार। और जो है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, तुलसी तेही में भी अनुप्रास अलंकार है। और जो है लोचन लाहू, ठीक है, लोचन लाहू में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर मनोमंजुल कंजकलीन में भी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर सुधारस साने, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हम देखें मानो, ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा, मनोमंजुल कंजकली, तो मनो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो अथवा करके है, दोनों में से एक करना होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यह जो है आपको पता ही हो चल गया होगा कि किस पाठ से लिया गया है, और नीचे लिखा भी गया है। सूरदास का जो भी पद्यांश रहेगा उसमें सूरदास लिखा रहेगा, मीराबाई का रहेगा तो मीराबाई लिखा रहेगा। तो यही सूरदास का है। और किस से लिया गया है? तो पद से लिया गया है। ठीक है, सूरदास के पद से। और जो पद है वह कहाँ से लिया गया है? तो सूरसागर से लिया गया है। तो यहाँ पर हम इसके प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ, ठीक है, तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से जो है लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को जो है सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, यह इसकी व्याख्या हो गई। चलिए, यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई तक ही कहा था, कोई बात नहीं। आगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन्हीं दो अलंकारों का वर्णन कीजिए। तो दो अलंकार, अनुप्रास तो कन्फर्म रहता है, ठीक है। और हम बात करते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर अभी 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ शो हुआ था, तो इसमें रूपक अलंकार भी है, ठीक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, जैसे ये देखिए बार बार, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर जो प्रश्न है यह संस्कृत खंड से है, जिसमें जो है गद्यांश आता है, श्लोक आता है, दोनों आता है। तो यहाँ पर जो है ऐसा नगरी, ठीक है, तो ऐसा नगरी से लिया गया है, यानी कि जो है जो आपका पहला पाठ है वाराणसी,
ठीक है, उससे लिया गया है। तो इसके हम संदर्भ की अगर बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसको जाकर आप प्लेलिस्ट में पढ़ा है क्लास 10th में, आप वहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से जो है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आए थे। भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। भारतीय दर्शन का और शास्त्रों का जो है अध्ययन यहीं किया था। किसने? तो दारा शिकोह ने। सतेषाम ज्ञानेन, और जो है वह इनके ज्ञान से जो है इतना प्रभावित हुए, तथा प्रभावित अभवत, वह जो है यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः। उसके बाद जो उन्होंने जो है उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक, तो यह जो है गद्यांश का अनुवाद भी हो गया। उसके बाद अथवा करके जो आया है तो यह कहाँ से लिया गया है? तो नागरिका बहुलकालम यावत अचिंत्यत प्रहेलिकाम। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कहाँ से है, तो प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। ठीक, इसके हम अनुवाद की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि नागरिका बहुलकालम यावत अचिंत्यत। नागरिक जो है यानी शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा। परम पहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्था नाभवत। लेकिन जो है पहेली का उत्तर देने में समर्थ न रहा, यानी असमर्थ रहा। अतः ग्रामीणन अवदत। अतः जो है ग्रामीण उनसे कहा, किसे? शहरी से, कि अहम अस्या पहेलिकायाम उत्तरम न जानाति। क्या तुम जो है अहम अस्याह, मैं जो है इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। अतः ग्रामीणान अवदत। तो जो है यहाँ पर उस ग्रामीण से उसने कहा। ठीक है, किसने कहा? तो शहरी व्यक्ति ने कहा कि अहम अस्याह पहेलिकायाम उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणाः अकथयत। यह सुनकर जो है ग्रामीण कहता है, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि तुम जो है इसका उत्तर नहीं जानते हो तो तहिर ददातु 10 रुपयाणि। तब जो है शर्त के अनुसार 10 रुपये मुझे दो। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। तो अतः उदास मुख वाले शहरी व्यक्ति ने जो है शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है क्या कि संस्कृत गद्यांश नहीं, यहाँ पर पद्यांश रहेगा, या थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो श्लोक प्रस्तुत दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 में से 1 करना होता है। 2 + 3 = 5 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला श्लोक है, ठीक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। तो इसका जो है यह कहाँ से लिया गया? तो वाराणसी से लिया गया है। और इसकी हम अगर व्याख्या की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना कल्याणकारी हो, विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, जहाँ ही जो है रेशमी वस्त्र हो, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ठीक, उसके बाद अथवा करके है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। तो यहाँ पर जो है कहाँ से लिया गया है? तो अन्योक्त विलासः पाठ से लिया गया है। ठीक, और इसकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो जो है विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति ही कहा। तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अपठित खंड काव्य आ जाता है जो कि 3 नंबर का आता है। और इसमें जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखने को आता है, वो भी संक्षेप में, या फिर जो है दूसरा प्रश्न जो होता है नायक का होता है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा रहता है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आता है, कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो है नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करते हैं। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य यानी कि एक प्रकार से आपको परिचय देना होता है, उसके बाद ही आपको चरित्र चित्रण करना पड़ता है। तो ज्योति जवाहर जो है देवी प्रसाद शुक्ल राही की रचना है। और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो हेडिंग बता दे रहे हैं, विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ठीक है, देशभक्त, लोकप्रिय राजनेता, अहिंसा के समर्थक और विश्व शांति के अग्रदूत। और लास्ट में जो है उपसंहार या निष्कर्ष के रूप में 2-3 लाइन ऐड कर देते हैं, आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जीवन परिचय। देखिए
तो लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, 3 आप लेखक का याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ 5 नंबर कन्फर्म है। आप जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद जो है रचना हेडिंग डालेंगे, ठीक है, रचनाएं उसके बारे में लिखेंगे, और साहित्य में योगदान लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको 5 नंबर कन्फर्म है मिल जाएगा। उसके बाद कवि का जीवन परिचय तो ध्यान दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, ठीक है, तो ऐसे ही इनमें भी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर श्लोक लिखना है, तो आप कम से कम जो है 2 श्लोक याद रखिए जिससे आप इसको लिख सकें और 2 नंबर प्राप्त कर सकें। तो हम श्लोक बताते हैं आपके जो लास्ट लेसन से पहला लेसन है, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट नया ऐड हुआ है, कौन सा, प्रार्थना पत्र वाला, ठीक है, क्योंकि इसके पहले निबंध था, प्रार्थना पत्र नहीं था, लेकिन इस बार जो है प्रार्थना पत्र को ऐड कर दिया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यह 4 नंबर का आता है। तो आपके 9th में था तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं और अपने अध्यापक का जो है सहारा ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ यूट्यूब पर पड़ा है वीडियो, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि पत्र कैसे लिखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर तो प्रश्न है कि 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर जो है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी जो है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वाराणसी नगरी जो है गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है कि कवि ही हंसम किम बोधयति, तो कवि ही हंसम जो है बोधयति यत् त्वया नीरक्षीर विवेकी आलस्यम न कुर्यात्, ठीक। नेक्स्ट है अलछेन्द्रः का आसीत्, अलछेन्द्रः यवन राजा आसीत्। नेक्स्ट है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, तो 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, ठीक है। तो वो 2 का उत्तर देना होता है, 1-1 नंबर 2 नंबर मिलता है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है, वो भी 7 नंबर का होता है। 2 + 5 = 7, ठीक है। रूपरेखा और वर्णन तो टोटल आपको 7 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी निबंध लिखे हैं, 1 रहेंगे, हम रहेंगे, नारी शिक्षा का महत्व, गरीबी का अभिशाप, विज्ञान के बढ़ते कदम, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। तो यह जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी जो है कंप्लीट होता है सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह जो है आपके 2024 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पेपर को बनाया गया है, तो यही एग्ज़ाम यानी ऐसा ही पेपर आपका आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वो भी जाना और समझ लें, ठीक। ऐसे ही आपको कम से कम 3, 4 या 5 प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर का सलूशन मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा नंबर दिला पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।